आज अपने टॉपिक में है वेव ऑप्टिक्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो भी अभी तक बिहार बोर्ड ने पूछा है। शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। इंटरफेरेंस के दरमियान जो फ्रिंज बनते हैं उनकी चौड़ाई बतानी है। ओके। दूसरे में क्या है डिफाइन इंटरफेरेंस। अभी दूसरा कह रहा है इंटरफेरेंस को भी डिफाइन कीजिए। तो पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में तो क्या दिक्कत है, लेकिन दूसरे वाले में साथ में ये है कि फ्रिंज विड्थ भी बताना है आपको। 2000 कब पूछा, 12 में, वो 2022 के अंदर पूछा है, 10 साल का गैप। तो पहले क्या डिफाइन करेंगे इंटरफेरेंस, और उसके बाद उसका विड्थ निकालने के लिए जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे। चलिए, तो इंटरफेरेंस हमारा क्या होता है, जब क्या होते हैं टू वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम। जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होते हैं, जब वो मिलते हैं, मूव करते हैं, किस में, सेम मीडियम में मूव करते हैं, तो सुपर पोज के कारण एक दूसरे से मिलने के कारण क्या होते हैं ऑन ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ किसकी इंटेंसिटी, कुछ जगहों पे क्या होती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, रिजल्टेंट वेव की क्या होती है मैक्सिमम हो जाती है। एट सम पॉइंट वहां इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, एट सम पॉइंट इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो दिस फिनोमेनन ऑफ वेव इज इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। एक वेव आई, दूसरी वेव आई, दोनों टकराएंगे तो क्या होंगे, सुपरपोजिशन होगा, जिसके कारण कुछ जगहों पे इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कुछ जगहों पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसके इसी घटना दुर्घटना को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है सोप बबल। देखते हैं सोप बबल कैसा हमको रंगीन दिखाई देता है, कलरफुल ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में कहानी क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सोर्स है, एक दूसरा कोहेरेंट सोर्स है, यहां से ये जो दिख रहा है ये हमारा हो गया, जैसे कोई भी वेव होता है इसका एक अपर पोर्शन होता है, एक नीचे का पोर्शन होता है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो हम दिखा रहे हैं इसका अपर पोर्शन को दिखा रहे हैं, ओके। और ये डॉटेड वाला जो दिख रहा है ये इसका डाउन वाला है, ये डाउन वाला है, और ये क्या है अप वाला, ठीक है। गौर से देखिएगा। तो जब मान लीजिए एक दूसरा वेव है, उस ये ऐसा है, जब इसका अप से अप मिलेगा तो क्या बनेगा, कुछ ज्यादा वाला अप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो वेव ऐसा होता और इस साइड से ऐसा रहता, तो जब इसके डाउन के साथ इसका अर्थ अप मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा और इंटेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। वही सेम साइड वाला मिलता तो क्या होता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता, मैक्सिमम कर देता। तो वही कहानी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉटेड मतलब डाउनवर्ड वाला, और ये जो हमारा कहाँ गया, डॉटेड हो गया, फिर ये हमारा अपवर्ड वाला। सेम कहानी किसके साथ, इस वाले सोर्स के कारण भी ये ऊपर वाला, ये डॉटेड जो दिख रहा है वो नीचे वाला, और उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका भी ऊपर वाला इसका ऊपर वाला भी मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जिस जगह पे एक बहादुर का ऊपर वाला दूसरे बहादुर का कौन मिले, नीचे वाला मिल जाएगा, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। जैसे ये वाला पॉइंट पे हमको देखेंगे तो क्या मिलेगी हमको, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, ठीक है। डाउन अप, उम्मीद है थोड़ा इंटरफेरेंस समझे होंगे। तो आप यदि जिसमें बताते हैं इंटरफेरेंस 2 नंबर में या भी चाहे कितने में 5 नंबर के अंदर, तो थोड़ा सा ये डायग्राम बना दीजिए डॉटेड, बुक तो आप पढ़े ही है, तो ये डॉटेड करके और बोल्ड करके बना के आप मैक्सिमम मिनिमम दिखा दीजिएगा, सफिशिएंट है। चलिए अब पार्ट इसके 2 की बात करते हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये हमारा एक सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है, किसको, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। अब यहाँ पे एक स्लिट लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक होल बना हुआ है, एक होल यहाँ बना हुआ है, तो दोनों जगह से लाइट निकलेगी, ठीक है। क्योंकि सिंगल लाइट सोर्स का ये दोनों पार्ट बना है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का भी मोनोक्रोमेटिक होगा। इसको हमने बोल दिया S1, इसको हमने बोल दिया S2। अब इस दोनों के सोर्स के बीच का डिस्टेंस को हमने बोल दिया क्या, D। अब ये स्लिट है, ये हमारा स्क्रीन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले, D, ओके ओके। और कुछ है इसके अंदर, ये इसका मिडिल वाला पॉइंट है O, इस पॉइंट को जहां सोर्स है A B, ये हमारा P पॉइंट है, O से P एक पॉइंट माने जहां O से P की दूरी कितनी है, X मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते कुछ चीजें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर
व्हेन वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2 सुपरिम्पोज ऑन ईच अदर एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, यहां हमको क्या दिख रहा है, ब्राइट, ये हमारा क्या है डार्क, फिर ब्राइट, ये डार्क, ये हमारा ब्राइट। ओके, तो सेंटर पे हमारा क्या मिलता है हमेशा, तो ऊपर खिसक गया क्या, चलिए सेंटर पे हमेशा क्या मिलता है हमको, ब्राइट मिलता है, और उसके जस्ट बाद दोनों साइड से डार्क, फिर उसके जस्ट बाद दोनों साइड से ब्राइट, ऐसे ही कहानी चलते रहती है। तो कह सकते हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दीज बैंड्स आर कॉल्ड फ्रिंज। ये अल्टरनेट जो बैंड मिल रहा है ब्राइट डार्क दोनों साइड से, इसी को क्या कहा जाता है, फ्रिंज। और इसी का हमको क्या निकालना है, विड्थ निकालनी, चौड़ाई निकालनी है, पक्की बात। तो यहां पे नाम लिख दिए डी, डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्सेस S1 एंड S2, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है किसका, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हमारा ये जो जा रहा है इसी का ना पार्ट है, तो ये दोनों सोर्स का वेवलेंथ हमारा हो गया, लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। अब कंसीडर ए पॉइंट ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम कहां से, पॉइंट O से, एक पॉइंट हमने ले लिया P, कहां से, O से x डिस्टेंस पे, ठीक है, कंसीडर कर लिए। अब आ जाते हैं हम पाथ डिफरेंस की बात करें यदि जरूरत है, तो ये लाइट जब यहां से यहां चलेगी तो इसका पाथ लेंथ क्या होगा, S1P, जब यहां से वाली लाइट जब यहां तक पहुंचेगी इसका पाथ लेंथ क्या होगा, S2P। क्या दोनों S1P और S2P सेम है, नहीं ना है, तो दोनों के लेंथ में कुछ तो डिफरेंस है, तो वही क्या कहलाएगा, इसका पाथ डिफरेंस। तो उसके लिए क्या किए, इसकी यहां से एक परपेंडिकुलर खींचिए, और ये जो लेंथ हमारा होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। और ये किसके बराबर होगा, ये S1P के बराबर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो इसको लिखते S2P माइनस S1P, तो लिख लिए S2P माइनस S1P। अब थोड़ा यहां से कैलकुलेशन देखते हैं। नाउ S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिखा जा सकता है क्या चाहिए, S2P कहाँ है, S2P, ठीक है, इसका स्क्वायर। ऐसे थोड़ी सी भावनाओं को समझेंगे, S2P मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहां से यहां तक को, ये हमारा S2P है, तो इसको हम लिखना चाहते तो कैसे लिखते, ये हमारा मान लीजिए थीटा होता तो ये बेस बन जाता, ये परपेंडिकुलर बन जाता, और ये हाइपोटेनस बन जाता। तो H बराबर क्या लिखते हैं, H बराबर लिखते हैं B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है, B ये वाला बनता मतलब S2B, H स्क्वायर इक्वल्स टू S2B का स्क्वायर प्लस P इक्वल्स टू क्या लिखते, ये तो हो गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, x है, और ये टोटल यहां से यहां d है, तो इतना क्या होगा, d/2। इसको लिखा जा सकता था x प्लस d/2 का स्क्वायर। और S2B कहां से, स्लिट से पर्दे तक की दूरी वो कितनी है, ऑलरेडी d दे के रखा है, कितना है d, तो S2B की जगह क्या लिखा जा सकता था, d, और x प्लस d/2 तो लिख लेते हैं। चलिए यहां देखते हैं S2P इक्वल्स टू क्या लिखे, S2B का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब BP का स्क्वायर या PB का स्क्वायर, माइनस का माइनस S1P। अब S1P मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मतलब S1A का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। थोड़ा सा वहां भी समझे, अब सबकी वैल्यू पुट किए, जैसे ये निकाले तो वैसे S2B इक्वल्स टू कितना, S2B इक्वल्स टू D, तो D रख दिए, और वो हम जस्ट निकाले अभी PB, P से B तक का डिस्टेंस कितना निकाले थे, x प्लस d/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं किसके अंदर, S1A यहां तक, ये भी किसके बराबर होगा, D के, D का स्क्वायर, और ये हमारा PA यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना,
यहां से डिस्टेंस है कितना है, x है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, dy 2, तो x माइनस dy 2, x माइनस dy 2 का स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसको जब तोड़ के लिखा जाएगा तो क्या होगा, तोड़ा तोड़ी करते हैं। अब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखा जा सकता है, ये बहादुर टूटेगा तो क्या बनेगा, एक बार हम डब्बे के अंदर लिख लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस है ना, प्लस 2x डी बाई टू। ये हमारा किसकी कहानी हो गई, पहले वाले की, देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इतना। अब इसको लिखते तो क्या लिखते हैं, कहाँ लिखे भैया, जगह तो है नहीं, इसको लिखते तो डी स्क्वायर ओके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और माइनस 2x डी बाई टू। अब ये 2 से ये 2 साफ, इस 2 से ये 2 साफ। अब यहाँ देखिए ये प्लस में डी स्क्वायर और इसके आगे क्या है माइनस, तो सबको माइनस करेगा, तो ये से ये साफ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साफ, और ये से बहादुर ये साफ, और ये प्लस में है, ये माइनस में था हमारा, ये माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ से आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, इसमें से मिलेगा एक्स डी और इसमें से ही मिलेगा हमारा एक्स डी। इसको लिखा जा सकता है 2x डी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x डी। और इस साइड हमारा क्या था, यही है ना, s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख लिए a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये प्लस वाले बंधु को इसके नीचे लेके गए, तो ये हम लिख सकते हैं 2x डी बाई s2p प्लस s1p। उम्मीद करते समझ में थोड़ा थोड़ा सारा होगा, इतना ही से समझना, ज्यादा नहीं झंझट जाना है। अब मान लो कि P जो है बहुत ही पास किसके है, O के, क्या मान लिए, सिंस पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू A, यदि ये वाला पॉइंट इसके बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब ये है कि S2P इज इक्वल्स टू हमारा D और S1P बराबर भी, बहुत ही ये दोनों जो S1 S2 बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है किलोमीटर के हिसाब से, बहुत ही पास है। तो ऐसा मान सकते हैं कि S2P इज इक्वल्स टू S1P इक्वल्स टू D, S1P S2P इक्वल्स टू D। अब यहाँ पे S2P और S1P रख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी D ये भी D, ये बन गया हमारा 2D, और ये किसके बराबर होता है, जस्ट ऊपर लिखे हैं फेज डिफरेंस के, तो फेज डिफरेंस S2P माइनस S1P इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। तो यहां से लिखा जा सकता है डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी, ठीक है, डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया, सॉरी फेज डिफरेंस बोले, पाथ डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस डेल फाई से हम लोग दिखाते हैं, तो पाथ डिफरेंस डेल एक्स इक्वल्स टू क्या, S2P माइनस S1P, ये 2 से 2 साफ एक्स डी बाई डी, तो हमारा क्या हो गया एक्स डी बाई डी, ये हमारा क्या हो गया पाथ डिफरेंस। कहां से कहां तक की कहानी, यहां से लेके यहां तक की कहानी, ये हमारा क्या डेल एक्स। अब आगे आ जाते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनता था, सेंटर पे, उसके बाद डार्क, उसके बाद फिर से ब्राइट, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा ही चलते रहता था। तो ब्राइट फ्रिंज कब आएगा, कब आएगा, जब हमारा जो दोनों वेव है उसका टॉप टू टॉप मिलेगा या बॉटम टू बॉटम मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का टॉप एक का बॉटम। इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था। इसका मतलब है कि उसका फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए जब 2 नंबर में था वहां ही बोले थे 0 डिग्री हमारा क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, या कह सकते हैं 2n पाई, मतलब n की वैल्यू यदि 0 डालेंगे तो कितना आएगा, 2n पाई के अंदर यदि n इक्वल्स टू 0 डालोगे तो कितना 0 0, ठीक है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 पाई पे क्या आएगी वैल्यू, 2 पाई, मतलब वापस से 0 डिग्री वाला ही जो वैल्यू होगा वही हमारा देगा। वापस से हमने क्या डाल दिया, n की वजह पे 2 डाले, मतलब 4 पाई, जो 0 पे वैल्यू देगा वही हमारा किस पे देगा, 2 पाई पे देगा, उतना ही हमारा देगा कितने
4 पाई के ऊपर, तो मतलब हर एक जगह 0 ही आएगा। तो एक जनरल फॉर्म में कह सकते हैं 2n पाई। और हम लोग जानते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस इसके अंदर पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n पाई। तो पाई से पाई, 2 से 2, तो यहां से क्या बचा, n इतनी। अब हम इसको डायरेक्ट यहां यूज करते हैं, ये हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, जो अभी जस्ट ये निकाले और किसके बराबर होगा, चूंकि कंस्ट्रक्टिव होगा तो ही हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ओके, तो लिख सकते हैं इतना। यदि x इक्वल्स टू n होता, मतलब चलिए n छोड़ते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर, किधर गया भैया, यहां से x बराबर क्या लिखते हैं, ये इस साइड जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब n लेमडा d बाई डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर इतना। अब हमारा निकालना है कि कहां कहां पे, एक तो सेंटर पे हमको मिलेगा ब्राइट, उसके बाद सेंटर के बाद डार्क, उसके बाद फिर से ब्राइट। तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो मिलेगा, वो कितना आएगा, x नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 पे, क्योंकि सेंटर पे मिल रहा है हमारा। दूसरा, n की वैल्यू यदि हम 1 डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और n की वैल्यू इसमें हमने 1 डाला तो क्या हमारा मिल जाएगा, n के यहाँ पे 1 डी लेमडा बाई डी। इस तरीके से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, और जनरल फॉर्म में हमारा क्या आ जाएगा, एन डी लेमडा बाई डी। ओके, तो आप यहां के जगह पे सीधे यहीं से काम करना चाहो तो कर सकते हो, इस नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है। अब सेम कहानी हम लोग किसके लिए करते हैं, डार्क फ्रिंज के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए देखिए, अब डार्क कब होता था, दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एक का यदि टॉप ऐसा चलेगा, एक वेव ऐसा चल रहा होगा, तो दूसरा का क्या होना चाहिए, ये वाला बिंदु इसके नीचे आना चाहिए, मतलब ऐसा। तो ये इससे कितना आगे चल रहा है, ये वाली कहानी यहां शुरू हुई, यहां कितना पे, ये हमारा पाई पे यहां पहुंचा, और ये कब से शुरू हुआ है, पाई से शुरू ही हुआ है। दोनों के बीच का हमारा कितना आया, फेज डिफरेंस 180 का, क्योंकि 180 पे ये यहां से शुरू हुआ है 0 पे, ये कब शुरू हुआ है 180 के बाद। तो अब इस केस में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितने का, 180 का। तो 180 के केस में हमारा क्या मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 2 मार्क्स के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए एक जनरल फॉर्म की बात करें, जिसमें हर एक में आप इस इक्वेशन के अंदर n इक्वल्स टू 0 डालेंगे, कितना आएगा, n इक्वल्स टू 0 डालेंगे माइनस पाई, n इक्वल्स टू 0, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो पाई, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो माइनस पाई, हाँ ठीक है। n इक्वल्स टू 2 डाल दिए तो हमारा 4 माइनस 1 मतलब 3 पाई। तो सब जगह वही 180 वाला वैल्यू मिलने वाला, तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया 180 के साथ। और अब हमने जानते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू यहां डाल देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, डाल दिए इंटू कितना, 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई साफ हो गया, यहां से क्या बचा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी लिखे हैं। तो इसको डायरेक्ट, चूंकि हमारा डार्क कब बनता है, डिस्ट्रक्टिव केस में, तो डिस्ट्रक्टिव केस में हमारा डार्क बनेगा, तो हम इसको लिखा जा सकता है इतना, ठीक है। और x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x को एक साइड रखिए, बाकी को दूसरे साइड लेके चल जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब यदि पोजीशन निकालने की बात होती है कि कहां कहां पे उसकी पोजीशन मिले, तो हमारा पहला फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां मिलेगा, n इक्वल्स टू 0 के ऊपर, और वो कहां होगा 1/2 डी लेमडा बाई डी पे। अब सेकंड डार्क फ्रिंज कहां मिलेगा, n इक्वल्स टू 1 के ऊपर, इतना आएगा। तो n तक निकाल सकते हैं। तो अब हमको कहानी का यूज किसका करना है, ये वाले का, ठीक है। उम्मीद है हम समझाने की कोशिश किए, कोई भी जो वर्ड लिखा गया कैसे लिखा गया, यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो भी थोड़ा सा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है उतना भी यदि पढ़े हो तो पक्का समझ में आएगा। अब नहीं आएगा तो चलिए इसको मिटाया जाए। अब हमको क्या, एक्सप्रेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज विड्थ। अब हमको फ्रिंज का विड्थ निकालना है। ये हमारा मान लीजिए ब्राइट है और ये हमारा ब्राइट है, इन दोनों के बीच में क्या है, डार्क है। तो ब्राइट का निकालना है, मतलब इसका फ्रिंज का चौड़ाई निकालना है। तो मतलब एक बहादुर
पहले वाले से दूसरे वाले को घटा लेंगे, मतलब nth वाले में से n-1 वाले को घटा लेंगे तो हमको मिल जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से xn माइनस xn-1 को घटा लिए तो xn पीछे निकाल चुके n d लेमडा बाई डी, और n के जगह पे n-1 रखोगे तो n-1 का निकल जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, n d लेमडा बाई डी माइनस n d लेमडा बाई डी, और ये माइनस माइनस प्लस d लेमडा बाई डी, ये माइनस ये प्लस कट गया, बचा क्या d लेमडा बाई डी, इतना। तो फ्रिंज विड्थ ब्राइट की भी बात करते तो इतना ही आती, और डार्क में भी सेम कहानी, डार्क वाले के लिए n के लिए हमने निकाला था ये वाली कहानी। ओके, अब जहां पे n है वहां पे n-1 पुट करके निकालेंगे तो इसमें भी डार्क वाले भी सेम हमारा आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू डार्क के लिए बोले चाहे ब्राइट के लिए बोले, दोनों में वहां सेम होता है, यही हमसे पूछा गया। तो अब किसी एक को लेके जा सकते हैं, चाहे आप ब्राइट वाले को पकड़ो, ब्राइट वाले से ही लेके चले जाओ पूरे को, ठीक है, n का x की वैल्यू निकाले और वहां से यहां निकाल के ले आएंगे xn माइनस xn-1, चाहे आप डार्क वाले से निकालो, हमने दोनों आपको बताया, आप जिससे इच्छा उतना निकालो। लिखने के लिए आप यहां तक भी निकाल के छोड़ देते, इस वाले पूरे नीचे वाले पोर्शन को भूल जाते तो भी कहानी खत्म, इस पूरे पोर्शन को भूल जाते नहीं लिखते तो भी कहानी खत्म। भैया इसमें यहां को इसको नहीं हो लिखते तो यो हमको तो इसी से मतलब है ना, ठीक है, ये तो भावनाएं हैं जो आ गई हैं। तो ये हो गया। लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, सुंदर टिकाऊ मजबूत। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। 2022 में पूछा हुआ है और कई बार पूछा गया है, बार बार लगातार। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे 2023 में के लिए भी आई समझ के आप इसको रखिएगा। ओके, तीनों क्वेश्चंस के अंदर सेम बात कही जा रही है कि एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स on the basis of this principle establish the law of refraction and reflection। अब वेव थ्योरी के हिसाब से हमको बताना रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ को एस्टेब्लिश करना है। ओके, इसमें भी कह रहा है वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट्स डिफाइन करना और वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो सब में एक ही चीज है, बार बार कितनी, इसमें 4 5 6 7 साल पूछा है। ओके, तो ये 2023 के लिए मेरे साइड से VVI क्वेश्चन है, तो इसको आराम से समझ के समझना है, ऐसे समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इतना छोटा चीज नहीं, इसमें टाइम लगता है समझने में, लेकिन फिर भी यदि आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग हाइगन्स के प्रिंसिपल क्या कहता है ये समझते हैं, ठीक है। हाइगन्स का प्रिंसिपल कहता है लाइट ट्रेवल इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। हमारा जो लाइट होता है वो किसी मीडियम में वेव फ्रंट के तौर पे ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके, द वेव फ्रंट इन द इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब जैसे आप वेव देखोगे तो वेव कैसे होता है, जैसे मान लो ऊपर से देखोगे तो ये क्या होता है, वेव का अपर पोर्शन है, तो उसके बाजू में क्या होता है, वेव का डाउन वाला पोर्शन, इस साइड से भी डाउन वाला पोर्शन। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे एक साथ ऊपर आएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे। पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेव्स में पार्टिकल आगे या पीछे नहीं जाते, वो क्या करते हैं ऊपर और नीचे करते हैं। किसी में बताए थे शायद, चलिए ऊपर और नीचे करते हैं। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये क्या है ट्रांसवर्स वेव होता है। ओके, तो ये सारे के सारे एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे, तो इनका जो कहा गया, तो ऑल फ्रंट ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इसके सारे इनका लोकस जो होगा इस पार्टिकल का जो सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा वेव फ्रंट। ओके,
ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ऑल पार्टिकल्स जो हमारे वेव फ्रंट के होते हैं, जैसे हमारे ये पास क्या है, वेव फ्रंट है, तो ये सब क्या बना है, इसका सेकेंडरी सोर्स बन गया, सेकेंडरी वेवलेट्स बन गया। अब ये एक नया सारा कुछ बनाएगा। अब इसके इनवेलप जो बाहर का सतह को मिला दे, कभी इसका यदि हम थ्योरी क्लास लिया जाएगा तो उसमें ज्यादा डिटेल में समझाएंगे, अभी क्या क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम नजदीक है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का। जो इनवेलप बन गया उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऑल पार्टिकल ऑन दिस सेम वेव फ्रंट बिहेव्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट व्हिच emits secondary wavelets and envelope of the secondary wavelets represent the new position किसका, वेव फ्रंट का। ये जो इनका इन्वेलप है सेकेंडरी वेव फ्रंट का क्या बोलेगा, उसका पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इतना में हमको पक्का पता है वो कुछ नहीं समझ में आया होगा, यदि आप पढ़े हुए हैं तो पक्का समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही पे रहने देते हैं इस चीज को, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप ये कहानी ध्यान में रखेंगे, पढ़े हुए हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। बताइए कितने लोग इस टॉपिक तक पढ़ चुके हैं, और छोटा सा फिगर बना देंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हागन्स के वेव थ्योरी के हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए ये हमने क्या किया, 3 रे ऑफ लाइट्स है, 1 2 3। एक आया ए से टकराया चला गया, दूसरा आया एफ से टकराया चला गया, और तीसरा आया यहां से टकराया उस साइड चला गया। अब इसमें इसको हमने ए माना, इसको एफ, इसको सी। ये जो यहां से टकरा के गई कहां, ये इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने खींचा ऐसा, और इस वाली लाइन के ऊपर जो 3 वाला इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये हमारा कहलाएगा, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जबकि ये जो हमारा कहलाएगा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि तीनों का रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचा है। मतलब ये समझिए कि यहां से यहां तक जाने में बहादुर को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से होते हुए यहां जाने में लगेगा, उतना ही टाइम यहां से कहां से, यहां से यहां आने में लगने वाला है। ठीक है, एक को यहां से यहां जाने में। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, ये हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन बी आई एंड आर रिस्पेक्टिवली। ये हमने आई बोल दिया, इसको आर बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। अब बात करते हैं, चलिए अब आ जाते हैं किस ट्रायंगल के अंदर। चलिए, टाइम टेकन बाय द लाइट टू गो फ्रॉम बी टू सी, बी से सी, यहां से यहां पहुंचने में, उसी तरह ए से डी पहुंचने में, और ई से एफ होते हुए कहां पहुंचने में, जी पहुंचने में, तीनों को क्या लगेगा, मीडियम सेम है, लाइट ही है, तो टाइम भी सेम लगेगा। तो कितना टाइम लगा, मान लीजिए टी लगा। अब हम बात चर्चा करेंगे इस पे, ई से एफ जाने में और एफ से जी जाने में। तो ई से एफ जाने में अब टाइम इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, चलिए ऐसे जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जानते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। सी हमारी क्या है, वेलोसिटी है लाइट की। ओके, और कहां से चलना है, ई एफ के लिए, ई से एफ के लिए, ई एफ पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एफ से जी के लिए, तो एफ जी बाई सी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आते हैं ट्रायंगल ए ई एफ के अंदर, कहां है भैया ए ई एफ, अरे मिट जा भाई, हाँ, ए ई एफ, इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करते हैं। ओके, तो यहां से हमको निकालना है साइन आई की वैल्यू। अब यदि ये आई है, ये हमारा आई है, ओके, तो कौन सा एंगल आई हमारा होगा, खुद सोच के देखना है। ये क्या है, इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए हम यहां क्या करते हैं, एक इसके जस्ट पैरेलल, ये नॉर्मल के पैरेलल हम यहां ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल कितना है, आई है, तो ये भी एंगल कितना होगा, आई, क्योंकि ये तीनों पैरेलल आ रहा है। अब ये यदि आई है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई,
भावनाओं को समझिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोज कीजिएगा, हो जाएगा। ये आई तो ये भी हमारा आई होगा, ये हमारा क्या होगा 90 माइनस आई, ये ऑलरेडी 90 है तो ये बच गया। जो इस ट्रायंगल के अंदर की कहानी, ये हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर यदि अब हम थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा तो इसको हमने क्या बोला, ये एंगल हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। तो यहां से यदि हम साइन आई की वैल्यू निकालते हैं तो ये आई, ये 90, तो ये हमारा क्या बनता है, एच बनता, और जिसके साथ ये होता है उसको बी, और ये परपेंडिकुलर पी, मतलब पी बाई एच। तो पी की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ कहाँ पहुंच गए, इस ट्रायंगल की बात हुई, तो ये हमारा पी, और ये जो हमारा लेंथ होगा वो हमारा क्या बनेगा, बी। तो पी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ई एफ बाई ये डिस्टेंस ए एफ, ई एफ बाई ए एफ। सेम कहानी आर वाले के साथ चलते हैं। यदि ये आर है, ऐसा सीधे चलिए रख लेते हैं, तो ये एंगल आर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, आर। ओके, पैरेलल लाइन खींचे हैं तो ये तो सेम ही रहे ना, पैरेलल एक दूसरे के, तो ये आर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर। ये भी हमारा क्या है 90 पे है, तो ये आर, ये इसका क्या बना 90 के सामने वाला एच, जिसके साथ ये बी, और ये हमारा क्या बनेगा पी। तो इसमें से यदि हम साइन आर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, साइन आर के लिए हमको क्या चाहिए, पी बाई एच, मतलब पी का मतलब एफ से जी तक का डिस्टेंस, और ये एफ सी, एफ जी बाई एफ सी, एफ जी बाई एफ सी। तो गौर से देखिएगा फिगर को, साफ सुथरा कोशिश करते हैं बनाएं। अब यहां से ई एफ बराबर क्या लिखा जा सकता है, ई एफ बाई सी। चलिए ई एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एफ को इस साइड किए तो ई एफ बराबर लिखा जा सकता है साइन आई ए एफ साइन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी। और कहां से, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एफ बाई साइन आई बाई सी, और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे एफ जी, तो एफ जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ सी साइन आर, एफ सी साइन आर बाई सी। ओके, अब दोनों में सी कॉमन लेके एलसीएम लेते हैं, ए एफ साइन आई को रहने देते हैं, एफ सी को हम लिख सकते हैं ए सी, एफ सी हमारा कहाँ है, एफ सी को हम लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ, ए सी माइनस ए एफ। देखिएगा फिगर में सब कुछ दिखेगा। ओके, बाई सी जैसा था वैसा सब कुछ। इस फिगर के हर एक पॉइंट को देख के समझ के, चलिए हम यहां लिख देते हैं वापस से, कैसा आया ये हमने कोशिश किया है आपको समझाने का। और ये हमारा क्या, आर, कैसे हुआ, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पीछे था वही यहां लिख के लाए हैं। ओके, अब देखा जाए इसमें भी ए एफ है और इसमें भी ए एफ है, तो दोनों में से ए एफ को कॉमन लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा, साइन आई, और इसमें से क्या बचेगा, माइनस साइन आर। और ये हमारा ए सी साइन आर, जिसका 10 लिख दिया, नीचे जो हमारा सी था सी था। अब यहाँ कह रहे सिंस टी शुड नॉट डिपेंड्स अपॉन ए एफ, ये समझने जाओगे तो आप भी बुक में समझ सकते हो या सर आपको समझाए होंगे। फिलहाल यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा मान के चलते हैं, डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ए जो हमारा ए एफ है, ठीक है, ये यहां से जाना शुरू करता, चाहे यहां से शुरू करता या यहां शुरू करता, उससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरू होता, मान लो यहां से, अब वापस ये कहां पहुंचता, यहां पहुंचता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ए एफ क्या है, ए एफ को टाइम पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो कह सकते हैं, यही थे ना, टी जो हमारा टाइम है शुड नॉट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, ए एफ के ऊपर। तो ये वाला पूरा बंदा क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंड ही नहीं करता, पूरा पूरा जीरो। मतलब कह सकते हैं ए एफ साइन आई माइनस साइन आर इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब साइन आई माइनस साइन आर इक्वल्स टू जीरो। और ये माइनस है तो उस साइड गया तो साइन आर इक्वल्स टू साइन आर, या आई इक्वल्स टू आर। और यही तो हमारा होता है कि आई इज इक्वल्स टू किसके, आर के। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाया वही ना हमारा आर होता है। ठीक है, तो साइन आई इक्वल्स टू आर होता है, यही हमारा क्या है, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है। चलिए ये हमारा क्या, थोड़ा सा और छूट गया तो यह बताए, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हमारा क्या कहलाता है,
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलिए अच्छी बात है, यहां तो हो गया। समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगता है यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। आजकल जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स थे जो महीने भर पहले तक कमेंट किया करते थे, आजकल सब सो गए हैं। है भी कि जागे हुए कि सो गए हो भाई, पता ही नहीं चलता है। एक बार कमेंट कर दिए मतलब उसके बाद किसी पे कमेंट ही नहीं करना है ना, कि कैसा लगा नहीं लगा, देख लिए, सो गए, देखे नहीं देखे। तो कम से कम बताइएगा तब ना कि भैया हमारे पुराने बहादुर लोग जो महीने 2 महीने पहले तक कमेंट करते थे वो भी अभी है, मतलब वो भी सीरियस है। नहीं तो ऐसे लग रहा है कि हाँ वो सो रहे हैं, चलिए वीडियो आ रहा है, कहीं जया एग्जाम होगा तैयार देख ले भाई, वैसे नहीं ना है। चलिए जो भी है बताते रहिए कि अब अभी हम जगे हुए हैं। अब ये तो हो गई हमारी पहली कहानी, ठीक है। उसमें एक पार्ट और था, रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करना था, तो दोनों में से किसी एक को ही करना था, ओके। लेकिन हम दूसरा वाला भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, अब शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, इतना सफिशिएंट नहीं है, बुक में देखो थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब क्या, किसके बेसिस पे हमको रिफ्रैक्शन को जस्टिफाई करना है, कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा स्नेल्स लॉ है उसको जस्टिफाई करना है, किसके ऊपर, वेव थ्योरी के हिसाब से। अब चलिए ले लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये भी इसके ऊपर नॉर्मल खिंचा गया, ABC की बात करें, ठीक है। यदि अब कहोगे ये एंगल I है तो ये एंगल फिर से देख लो, ये I है तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस I, तो ये भी तो हमारा I ही बन जाएगा ना। थोड़ी सी भावनाओं को समझेंगे, ओके। तो ट्रायंगल ABC के अंदर साइन BAC एंगल कौन सा है, BAC, ये हमारा, इसको लिख सकते हैं साइन I, और साइन I बराबर क्या लिखे, ये हमारा एंगल ये 90 है, तो हमारा कौन बनेगा 90 के सामने, ये हमारा H, ये हमारा B, और ये परपेंडिकुलर, तो हमको साइन I बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई H, मतलब BC बाई AC, BC बाई AC, ठीक। ये हमारा रिफ्लेक्शन एंगल होता है R, ठीक है। अब ये यदि R है, अब तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में यदि हम आ जाते हैं, ओके, तो ये क्या होगा हमारा, ये भी ऑलरेडी क्या है, इसके ऊपर 90 खींचा गया है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R, तो ये हमारा क्या बन जाएगा R। थोड़ा थोड़ा सा मतलब पूरा पूरा समझने का खेला है। तो यहां से एंगल DCA मतलब साइन R, तो ये R है, तो ये हमारा तो H बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये इसका B बनेगा, नहीं ये इसका B बनेगा, ये इसका क्या बनेगा P। साफ साफ दिख नहीं, लाल से लिखते हैं, लाल खूनी रंग। ये हमारा इसका P बन जाएगा, ये इसका B बनेगा, ये तो H है जैसा है वैसा। तो साइन बराबर क्या लिखा जा सकता है, दिस बाई दिस, साइन R बराबर, तो मतलब लिख सकते हैं AD बाई AC। ये हमारा D है, ये R, कौन सा एंगल, ये वाला R, ये वाला भी एंगल हमारा R बनेगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री से। अब ये हमारा निकल गया साइन I और साइन R और साइन I, तो यहां से साइन I बाई साइन R, दिस बाई दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, BC बाई AC, BC बाई AC बाई AD बाई AC। अब यहां से कौन कौन कटेगा, ये AC से AC साफ, तो क्या बचा BC बाई AD है, BC बाई AC और AD बाई AC, तो BC बाई क्या बचना चाहिए, AC से AC कटेगा तो BC बाई AD ही बचेगा ना। ये कैसे, से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग था, सुधार दिए। अब यहां से बात करें तो ये कट गया, क्या बचा BC बाई AD, BC बाई AD। अब यहां से B से C तक जाने ये डिस्टेंस कितना, वही होगा जितना यहां से यहां जाने में टाइम लगेगा। ये इसके ऊपर नॉर्मल खींचा गया, जितना टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये उतना ही टाइम में कहां से A से D तक पहुंचेगा। टाइम तो दोनों का सेम लगेगा, क्योंकि ये मीडियम है, तो मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो BC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी क्या थी V1 वेलोसिटी T टाइम में, इतना टाइम लगा, ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और ये हमारा क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला बहादुर। चलिए तो यहाँ BC इक्वल्स टू क्या लिखते हैं V1T, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस
बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v1t और ad इक्वल्स टू a से d तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा v2t, क्योंकि इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या है, v2 है, और इसमें वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो t से t कट गया तो v1/v2। अब साइन i बाई साइन आर क्या हमारा निकल गया, v1/v2। अब v1 को लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा लिखा v1/v2। इसको हम लिख क्या सकते हैं, c/v2 इंटू v1/ कितना, c। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको c/v2 डिवाइडेड बाई c/v1। इसको लिख सकते हैं इतने को इतना तक, तो इसको हमने लिख लिया। और चूंकि हम लोग जानते हैं c/v इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल्स टू c/v। तो μ2 ये v2 के लिए था तो μ2, और μ1 किसके लिए, v1 के लिए। तो यहां से वो क्या मिला, साइन i बाई साइन आर इक्वल्स टू μ2/μ1। तो साइन i इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्या हो जाए, साइन i इंटू μ1, मतलब μ1 इंटू साइन i इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ये कहानी हमारा, और यही तो हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इतना। नेक्स्ट कह रहा है, if the separation between slits of young double slit experiment be 0.1 centimeter, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस कितना, मतलब दे दिया d इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेट ऑफ स्लिट्स, मतलब कैपिटल D की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1 मीटर। देन डिटरमाइन द वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको बताना है, ऑफ द लाइट यूज्ड इन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 0.5 mm, और फ्रिंज विड्थ हमको क्या दे दिया है, 0.5 mm। अभी जस्ट इसका फॉर्मूला निकाले थे, फ्रिंज विड्थ का क्या था, हमको निकालना क्या, वेवलेंथ निकालना है ना। चलिए फ्रिंज विड्थ का भी निकाल चुके हैं और वेवलेंथ का भी नहीं निकाले, आगे निकालेंगे। चलिए फ्रिंज विड्थ का ही ये फॉर्मूला निकाले थे, याद होगा, d λ/d निकाले हैं पीछे। तो d की वैल्यू कितनी, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो लिख सकते हैं b d/d इतना। अब फ्रिंज विड्थ हमको कितना दिया, 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर डेसी सेंटीमीली -3। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 इंटू 10 टू द पावर डेसी सेंटी है ना, -2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी की वैल्यू कितनी, 1। इसको लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -3, और ये तो 1 का 1 है। चलिए तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 3 7, मतलब -7 क्या चीज, मीटर। लेंथ तो हमारा सब कुछ मीटर में रखा तो मीटर ही आएगा। अब इसको और लिखना चाहेंगे तो 3 लड्डू बढ़ा के ऐसे एंगस्ट्रम में लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 बढ़ाए तो 3 इस पे घटाना पड़ेगा, तो -3, तो मतलब 7 3 10, मतलब इंटू 10 टू द पावर -10, इसको लिखा जा सकता है 5000 एंगस्ट्रम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है व्हाट इज ए बाई प्रिज्म, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म को यूज करके किसका वेवलेंथ निकालना है, लाइट का। बाई प्रिज्म क्या होता है, दो प्रिज्म अपने बेस टू बेस कनेक्टेड है, बेस से बेस, एक हमारा ये प्रिज्म है और एक नीचे वाला 2 प्रिज्म है, दोनों को बेस से बेस कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसको बुलाता है बाई प्रिज्म। सिंपल सा कह सकते हैं, ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म या सीधा सीधी बाइप्रिज्म इज ए थिन डबल प्रिज्म प्लेस्ड बेस टू बेस एंड हैव वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल, कितना 0.5 डिग्री। ये जो एंगल दिख रहा है रिफ्रैक्टिव एंगल, ये कितना है, यहाँ से लाइट गया यहाँ गया, तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल कहलाएगा इसका, तो वो कितना है 0.5 डिग्री। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्रिज्म विथ वन ऑफ इट्स एंगल नियरली 178
179 डिग्री एंड अदर 2 इज कितना 0.5 डिग्री, मतलब दो जो है 0.5 डिग्री के होंगे और एक कितना है 179 का, तो दोनों मिलके हमारा कितना बन गया 180। ये बंदे दो हैं, ये एक है, तो दोनों मिलके नहीं बन गया 180। और इसका यूज कहाँ क्या आता है, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग बाइप्रिज्म का यूज करते हैं। एक्सपेक्टेड बेस टू बेस दो प्रिज्म को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके रिफ्लेक्टिव एंगल की वैल्यू कितनी होती है 0.5 होती है, बाकी एक जो बच गया बड़ा वाला एंगल उसका 179 डिग्री होती है। यही सब कहानी है बाइप्रिज्म की, ठीक है, अच्छी बात है। ये हम उम्मीद करते हैं आपके इसमें भी है शायद सैंपल पेपर में शायद। नेक्स्ट, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग बाइप्रिज्म, इतने को सिर्फ समझ लीजिए, आगे सब मिलता जुलता कहानी है, कुछ नहीं सोचना है। अब इसके लिए हम सिंगल सोर्स लाइट का यूज करते हैं, एक सोर्स लाइट है। अब यहां से देखिए ये लाइट रे ऐसे जाएगी, इस प्रिज्म के कारण रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगा स्क्रीन के ऊपर ऐसा, ये दूसरा लाइट रे गया ऐसे इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा गई। अब इस दोनों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहां जाके मिल जाता है, ओके। अब नीचे से एक लाइट रे गया ऐसा और ये जाके यहां मिला और ये वाली लाइट रे यहां जाके मिल गई। स्क्रीन है ये हमारा, इस दोनों को ही पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या दिख रहा है, एक लाइट ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इस वाले के बीच में भी आ रहा है, इस दोनों के बीच में भी आ रहा है। मतलब इसको चलो मान लेते हैं ये हमारा 1 डैश और ये हमारा 2 डैश। इस दोनों के बीच कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला जिसमें इसका लाइट भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। मतलब ये बोला जाए ये सिंगल लाइट सोर्स होने के बावजूद भी ऐसा महसूस कर रहा है, अपियर हो रहा है कि दो लाइट सोर्सेस से लाइट आ रही है। तो इसको पीछे खींचे तो ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ये इसका लाइट है और ये इसका लाइट है, तो ये दोनों जो बीच में जो एरिया पड़ा जिसमें दोनों का लाइट पड़ रहे हैं वहां क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, जैसे कहानी होती थी वैसे। तो यहीं पे इंटरफेरेंस होगा, वापस से जैसे कहानी पहले पढ़े हैं सेम कहानी चलेगी। तो ये वैसा ही ट्रीट हम लोग करेंगे जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते थे, सेम कहानी सब कुछ वही करेंगे, कुछ भी अलग नहीं। अब ये हम मान लिए कि ये हमारा S2 सोर्स है, ये हमारा S1 सोर्स है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस D, ओके। और एक पॉइंट P मान लिए जो कितने से O से सेंटर से कितना, मतलब ये कह सकते हैं ये वाला जो सेंटर है इससे, ठीक है, एक पॉइंट P है जो कितने डिस्टेंस पे है, हमारा X डिस्टेंस पे है, और हमारा सोर्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना D, जो किसके बराबर है A प्लस B के बराबर है। इतना आप लिख देते हो, उसके बाद कुछ नहीं बचा। अब ये वाली कहानी ऑलरेडी अभी पीछे हम लोग देखें, सर पहला ही क्वेश्चन था, जैसा वहां किए थे सब कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन इससे मिलने वाला क्या है, कुछ नहीं। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको डी का पते नहीं है, पता है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, कोई बताएगा तभी ना, कैसे निकालेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे तब जाके निकलेगा हमको ये डी, ओके। तो चलिए पहले बात करेंगे बाद में। तो आपको इसको बनाते टाइम में दोनों फिगर आप चिपकाओगे, इसको उसके जैसा दिखाना है, ये जो दिख रहा है इसको इसके जैसा दिखाना और इसको एक्सप्लेन कर देना है, तो ये हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ओके। गलत चीज है, क्योंकि हमको डी पते नहीं है तो कैसे हम डी के टर्म में कुछ भी ला देंगे। चलिए डी के लिए बात करेंगे बाद में, ओके। सेम कहानी जैसे पहले वाले में था, सब कुछ वही है, डी लेमडा दिस दैट फलना चिलना, सिर्फ डी के जगह पे ए प्लस बी यूज कर दिया, लिख दिया, वापस से हम डी में ही सब कुछ लाएंगे। सेम कहानी, यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, सेम जैसे वहां लाए थे डेल एक्स की वैल्यू यहाँ भी वैसे ही लेके आएंगे। सिर्फ फिगर थोड़ा सा इधर बना रहे थे, बहुत सारा एक डबल होल बनाए थे, एक सिंगल सोर्स बनाए थे, वो सब हटा दिए। अभी हमने सिंगल सा क्या यूज किया, S1 और S2, सेम कहानी पूरा चला है। यहाँ लाके वापस से पिछले बारे में भी हमने क्या था, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बोले थे कि एक को पकड़ के तो आप ये इतना भी यूज कर लेते हो, अरे यार इतना भी यूज कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, और यहाँ से भी हमको फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा। अब ये जो निकल गया ये वाली बहादुर, तो हमको वेवलेंथ निकालना था, तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ इक्वल टू डी बीटा बाई
डी। ये हमारा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, तो विड्थ इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। ये तो वो कहानी होगी जिसमें हमको ये तो पता चल जाएगा डी क्या है, ओके, कैपिटल डी तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन क्या स्मॉल डी पता है? वो जो दोनों सोर्स अपीयर हुए हैं जिसको हम महसूस करें कि हाँ सोर्स है, लेकिन है तो नहीं वो, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता चल जाएगा? अब हमें तो नहीं चलेगा। विड्थ पता है क्या? नहीं पता है, मतलब कुछ पता नहीं है तो कैसे निकलेगा? लेकिन करना इतना ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं थोड़ा सा और। यहां तक आप कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ निकल जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्या है, प्रैक्टिकल बातें हैं। इसके अंदर आपको ब्रेथ निकालने के लिए पहले पड़ेगा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको किसकी, स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों सोर्स के बीच की वैल्यू, ओके। तो वो सब कैसे निकलेगा, वो सब प्रैक्टिकली निकलती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा लेंस है, इसको एक बार आगे लेके गए, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे एकदम साफ इमेज बनेगा। ये डिस्टेंस हमारा क्या, कोई भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप पढ़े हो, 2 बार एकदम क्लियर इमेज देता है, ओके। एक बार जब यहां रहेगा तो क्लियर इमेज देगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस S1 से S2 की, S1 से लेंस की दूरी U, और यहां से किसके क्या है, स्क्रीन की दूरी V। वापस से जब U और V इंटरचेंज करेंगे तो वापस से वो क्लियर इमेज देगा, मतलब अब U के जगह पे V और V के जगह पे U। तो हम लोग लेंस फार्मूला जानते हैं, लेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग यहां से निकाल सकते हैं किस चीज की वैल्यू को, D की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और कैपिटल D तो हमको पता ही A+B होता है। और विड्थ को निकालने के लिए, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मूविंग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिससे हमको बीटा निकल गया, ठीक है, स्मॉल डी निकल गई और कैपिटल डी ये तो हमको पता है। अब तीनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो जाकर हमको क्या निकलता है, वेवलेंथ निकलता है। तो ये कहानी डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी इस पे चर्चा होगी तो बात करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक रैंडम व्यू, मतलब समझिए थोड़ा सा ज्ञान फालतू का बढ़ाने के लिए चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना ही आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा ट्राई कीजिएगा, आएगा समझ में। क्वेश्चंस जो बोले हैं VVI करके उसको अच्छे से कोशिश कीजिएगा, पक्का आ सकता है। ओके, थैंक यू।